Hello everyone. So this is the topic unit 1 of subject code AA 202, and in this video we'll try to understand what are the basic mechanical properties of metals and how metals behave under different loads. The practical application of engineering materials in manufacturing engine depends upon a thorough knowledge of their practical properties under a wide range of conditions. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि किस लोड पे किस तरह से मेटल बिहेव कर रहा है, क्या टूट रहा है, क्या सिर्फ खींच रहा है, या फिर किन कंडीशंस में वो किस तरह से बिहेव करता है. ठीक है, तो द टर्म प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर रिस्पॉन्सेज ऑफ materials to externally impose conditions like forces and temperature. तो फोर्सेस और टेम्परेचर के द्वारा जो इम्पैक्ट आएगा हमारे मटेरियल के ऊपर उसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ मटेरियल प्रॉपर्टी. देखिए, ये मटेरियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे मेटल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है. मटेरियल में सब चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, एंड नाउ किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि किस चीज़ का बना हुआ है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे उसकी डेंसिटी कितनी है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात होती हैं. देन कम्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. सो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला है वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज. तो इसके अंदर होता है आपका स्ट्रेंथ की बात की जाती है. ठीक है, टफनेस की बात की जाती है, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस. और उसके बाद आती है डायमेंशंस की, साइज़ और शेप की बात करते हैं. सो नाउ वी let's see mechanical properties. The properties of a material that determine its behavior under applied forces are known as mechanical properties. ये बता दिया आपको कि डिफरेंट फोर्सेस के अगर लगाया जाता है किसी मेटल के ऊपर और उन फोर्सेस की वजह से क्या बदलाव आता है, किस तरह से वो बिहेव करती है, वही उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है. So they are usually related to the elastic and plastic behavior of material. ठीक है, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है हम आगे देखेंगे. And these properties are expressed as functions of stress and strain, etc. A sound knowledge of mechanical properties of materials provide the basis of predicting behavior of materials under different load conditions and designing the components out of them. ठीक है, अब जैसे अगर हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पता होगी तो उसके बेसिस पे हम कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं कि कितना लोड ये बियर कर सकता है, कितना इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, कितना इसमें स्ट्रेन जनरेट होगा. सो बाय नोइंग दीज थिंग्स वी डिज़ाइन डिफरेंट इक्विपमेंट्स लाइक अब व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स अब डिज़ाइन करते हैं, फ्लाइंग व्हीकल्स, एरोप्लेन्स आप डिज़ाइन करते हैं, रॉकेट्स आप डिज़ाइन करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर डिज़ाइन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल. सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसी से हम समझेंगे कि कितना स्ट्रेस किसी भी मेटल के अंदर जनरेट हो रहा है और कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है जब कोई एक पर्टिकुलर लोड उस पर अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, एक्सपीरियंस शोज दैट एनी मटेरियल सब्जेक्टेड टू अ लोड में इधर डिफॉर्म, या तो डिफॉर्म हो जाएगा मतलब शक्ल सूरत बदल जाएगी उसकी, या यील्ड हो जाएगा, या फिर एक और ब्रेक मतलब या तो डिफॉर्म होगा या टूट ही जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन किस पे डिपेंड करेंगी चीज़ें, भाई लोड कितना लगाया गया, नेचर का, मटेरियल का नेचर कैसा है, क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन कितना है, मोटा है कि पतला है, क्या है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन पे की भी बात होगी इसमें. सो द सम टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इंटर एटॉमिक फोर्सेज और इंटरनल रेजिस्टेंसेज विच द मटेरियल इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सर्ट टू काउंटरैक्ट द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या, बाहर से आप लोड लगा रहे हो. ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वो फार्मूला है, फार्मूले से नहीं हम प्रैक्टिकल में समझना होगा. तो स्ट्रेस जैसे ही किसी मटेरियल पे अगर आप लोड लगाते हैं तो उसके अंदर जितने भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं या इंटर एटॉमिक जो रेजिस्टेंस वो क्रिएट करता है वो सारे पिक्चर में आ जाते हैं. ठीक है, आप फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी अपने आप को रेजिस्ट करेंगे. ठीक है, चेंज से रेजिस्ट करते हैं. और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होता चला जाएगा. ठीक है, ये न्यूटन के लॉ के अंदर भी आता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. उसी तरह से ये अब, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम वो जो बाहर का लोड है, जो बाहर का लोड जो लगाया जा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, आपके इंटर एटॉमिक फोर्स जो रेजिस्टेंस है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो
दूर हो जाएंगे, यील्ड कर जाएंगे और बेसिकली ब्रेक भी हो सकते हैं या सिर्फ खिंचाव आ सकता है उनके अंदर। तो मैथमेटिकली की बात करें, स्ट्रेस इज एक्सप्रेस एज फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होता है, सरफेस एरिया अलग होता है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि अगर किसी भी चीज़ को आप काटेंगे, जैसे अगर आप आपके पास एक सैंडविच है, उसको आप बीच में से काटते हैं, तो जो जहाँ पे आपने काटा है उस जगह का जो एरिया होता है उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एक रॉड दिख रहा है, उसका ए नॉट एरिया है, ठीक है। फोर्सेस लगाई जा रही है, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको दे रखा है और इस तरह से किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर वो बता रखा है। सो अब स्ट्रेन के बारे में जानना पड़ेगा हमें। स्ट्रेन क्या करता है कि वो चेंज की बात करता है कि कितना चेंज आया है किसी लोड लगाने के बाद में, ठीक है। स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशनल रिस्पॉन्स गिवन बाय मटेरियल अगेंस्ट मैकेनिकल लोडिंग डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। कितनी लेंथ के अंदर चेंज आया है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए किसी रॉड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद उसमें उस पर लोड लगाया गया, उसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। तो वो जो चेंज आया है 6 सेंटीमीटर, चेंज इन लेंथ कितना हुआ 1 सेंटीमीटर का। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी है वो थी। तो चेंज इन लेंथ कितना लेंथ में बदलाव हुआ है और किसके बनस्पत, ओरिजिनल लेंथ की बनस्पत। सो आई थिंक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रीटी क्लियर टू यू गाइस। सो नाउ विल डिस्कस वन मोर टॉपिक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको समझेंगे। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ होती क्या है ये देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज इट्स कैपेसिटी टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। कोई भी चीज़ बाहरी ताकत से या बाहरी लोड से अपना डिस्ट्रक्शन होने से या फिर अपने को टूटने से, अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती है, उसको हम कहेंगे इसके अंदर ये स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये इसको बियर कर पा रहा है। मान लीजिए एक लकड़ी की टेबल है, उसमें 500 किलो का कोई अगर वज़न रख देते हैं और वो टेबल प्लाई की बनी हुई पत्ते प्लाई को टूट जाएगी क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। लेकिन वही 500 किलो का वज़न अगर आप स्टील की मोटी टेबल के ऊपर रखेंगे तो शायद वो बियर कर जाएगा। तो स्ट्रेंथ की मतलब क्या है कि व्हेन एक्सटर्नल लोड इज़ अप्लाइड, उस लोड को अगर आप बियर कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, देन यू हैव मोर स्ट्रेंथ। इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर, ठीक है। स्ट्रेस तो जनरेट होगा, देखिए स्ट्रेस तो आप कितना सा भी लोड डालेंगे ना जनरेट होगा, लेकिन स्ट्रेस को बियर करने की शक्ति है कि नहीं है। कैन द मटेरियल बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ द थिंग। इफ मटेरियल इज एबल टू विथस्टैंड द स्ट्रेस, दैट मीन्स इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल विल विथस्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और कोई भी मटेरियल फेल होने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो बियर कर पाता है उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और मेरे को लगता है शायद मैं 2 वीडियो के अंदर 3 वीडियो के अंदर आपका ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म करवा दूँगा। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू।